हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मनी। मनी क्या होती है? वैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मनी का हमारा जो इतिहास है बड़ा लंबा इतिहास रहा है, लेकिन करंट में जो हमारी मनी है वो दो ही फॉर्म में है। एक तो पेपर करेंसी है और एक जो है कॉइन्स है। तो हर देश की जो अपनी करेंसी होती है वो अलग अलग होती है, और इसी तरीके से हमारे देश की जो करेंसी है वो कॉइन्स के रूप में है और जो है पेपर करेंसी के रूप में है। तो मोस्टली अगर हम मनी को डिफाइन करें तो मनी जो है वो जनरली एनीथिंग या कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे लोग बाग जो है गुड्स के बदले एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जिसके अंदर जो है ना परचेजिंग पावर होती है, जिससे हम सामान खरीद सकते हैं, उस चीज़ को हम मनी कहते हैं। तो मोस्टली क्या है, वो कॉमनली सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, उस चीज़ को हम मनी कहते हैं। मनी से पहले का जो इतिहास रहा है, पहले बहुत ज़्यादा मनी नहीं होती थी प्रचलन में, तो लोग जो है बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे। तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता था जिसमें जो है ना लोग गुड्स के बदले जो है गुड्स खरीद लिया करते थे। तो बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसमें लोग जो है ना गुड्स के बदले गुड्स खरीद लिया करते थे। किसी के पास जो है कपड़ा होता था, किसी के पास अनाज होता था, तो अनाज से कपड़ा बदल लेते थे लोग बाग जो है इस तरीके से। तो फिर उसमें कुछ कमियां आई धीरे धीरे, और जो है उसमें बहुत सारी असुविधाएं होने लगी, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम जो है वो अब लगभग ख़त्म सा हो गया। उसकी कुछ जो कमियां रही हैं, उसकी कुछ कमी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है उसकी जो कमी रही वो रही डबल को इंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले क्या है, बार्टर सिस्टम के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जो दोनों अपनी चीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए रेडी हों, तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा। मान लीजिए सपोज करो कोई जूता बनाता है, शूज़ बनाता है, और कोई कपड़ा बनाता है, तो वो दोनों रेडी होने चाहिए अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा। अगर मान लीजिए सपोज करो एक पार्टी लेने के लिए रेडी है, दूसरी पार्टी देने के लिए रेडी नहीं है, या एक देने के लिए रेडी है, दूसरा लेने के लिए रेडी नहीं है, तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम रही लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप अगर मान लीजिए सपोज करो आप किसी चीज़ की जो वैल्यू मनी के रूप में बताते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ 10,000 रुपये की है, ये गाड़ी 5 लाख की है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर बार्टर सिस्टम में हम किसी चीज़ की वैल्यू को बताना चाहें तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी वैल्यू को हम फिर कैसे बताएंगे। तीसरी जो प्रॉब्लम हमारी रही वो डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होते हैं वो पेमेंट इस तरीके की होती हैं, तो उस गुड्स की डीलिंग जो है ना करंट में हो जाती है, और उसके लिए जो पेमेंट होता है वो इन फ्यूचर होता है। तो मनी की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। मान लीजिए सपोज करो 10 का नोट है, तो 10 के नोट की जो वैल्यू है वो आज भी वही रहेगी, कल भी वही रहेगी, लेकिन जो गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो चेंजेबल है। तो प्रॉब्लम ये रही डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम रही वो ये रही डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। हाँ, जैसे कि मान लो सपोज करो हम गुड्स को स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए हमें काफ़ी स्पेस की जरूरत होगी, स्टोर करने पे भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, मान लो सपोज करो हमें जो गुड्स कहीं राजस्थान भेजनी है, गुजरात भेजनी है, तो हमें व्हीकल चाहिए होगा। लेकिन मनी को क्या है, मनी को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मनी में ये सुविधा है, बार्टर सिस्टम में सुविधाएं नहीं है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ फंड्स, लैक अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज एंड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये बहुत सारी प्रॉब्लम रही हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम जो है वो एलिमिनेट हो गया है एक तरीके से, लगभग हम ये कह सकते हैं वो बंद सा हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मनी। मनी कितने तरीके की होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिएट मनी के बारे में। फिएट मनी वो मनी होती है जो या तो हमारे देश की सरकार द्वारा इश्यू हो, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू हो। स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, हमारे देश के अंदर जो कॉइन्स इश्यू करती है वो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसका एक टकसाल डिपार्टमेंट होता है जो सिक्कों को धातु से मेल्ट करके बनाता है, बहुत सारी धातु उसमें लगती हैं। तो ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सिक्के बनाने वाला। और पहले जो पेपर का 1 रुपये का नोट हुआ करता था उसको भी हमारे देश की भारत सरकार ही बनाया करती थी, उसके ऊपर लिखा होता था भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत।
और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो हमारी पेपर करेंसी है उस सबको हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो इश्यू करता है। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे फिएट मनी के बारे में। तो फिएट मनी वो मनी होती है विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। तो ये हमारी फिएट मनी होती है। दूसरा जो मनी होती है फिड्यूसरी मनी, जैसा कि इसका मतलब इसके नाम से ही लग रहा है, ये एक तरीके से बनावटी मनी होती है विच इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑन ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। यानी ये देने वाले और लेने वाले के बीच में एक जो है ट्रस्ट होता है उस पर एक्सेप्ट कर ली जाती है। हालांकि ये मनी बिल्कुल भी नहीं होती, ना तो सेंट्रल बैंक द्वारा कोई ऐसा कहा गया है कि ये मनी होती है। और इसका एग्जांपल जैसे चेक है, मान लीजिए, तो चेक को ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि चेक अपने आप में एक मनी है, ना कॉमर्शियल बैंक ऑथराइज करता है, ना आरबीआई ऑथराइज करता है, फिर भी हम उसे क्या करते हैं पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो फिड्यूसरी मनी है वो एक तरीके से जो है चेक हो गया। तो इसमें लेने वाला और देने वाले के बीच में एक वर्ड है ट्रस्ट, तो हम इसे ट्रस्ट के बेस पे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी मनी को स्टूडेंट जो है हम फिड्यूसरी मनी कहते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो फुल बॉडीड मनी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो फुल बॉडीड मनी जैसा कि इसके नाम से है, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसके अंदर कोमोडिटी वैल्यू और उसकी जो फेस वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 1 रुपए का सिक्का है, तो इसके अंदर एक लगा मेटल, तो इसके अंदर मेटल भी 1 रुपए का ही लगा है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 1 रुपया ही होगी। तो इस तरीके की जो मनी है उसको फुल बॉडीड मनी कहते हैं। फुल बॉडीड मनी का मतलब स्टूडेंट है कि जिसके अंदर उसके अंदर जो मेटल लगा है वो भी उतनी ही वैल्यू का है और उसके ऊपर जो लिखा है उसकी फेस वैल्यू भी उतनी है। तो ऐसी मनी को स्टूडेंट फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ऐसी मनी में कॉइन्स होता है। और अगर स्टूडेंट मान लीजिए सपोज करो ये 1 रुपए का सिक्का है और इसमें एक से ज़्यादा का मेटल लगा हुआ होगा, तो फिर लोग इसे मार्केट में मनी के रूप में नहीं चलाएंगे बल्कि इसको जो है ना मेटल के रूप में बेच देंगे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए ऐसी मनी को स्टूडेंट फुल बॉडीड मनी कहते हैं। और स्टूडेंट दूसरा जो हमारा है वो क्रेडिट मनी है। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। स्टूडेंट जैसे मान लो ये 2000 रुपये का नोट है, तो इस 2000 रुपये के नोट पर जो फेस वैल्यू है वो 2000 रुपये है, लेकिन इसकी जो बनाने की लागत है वो 2000 रुपये नहीं है। तो ऐसी मनी को हम क्या कहते हैं, ऐसी मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फेस वैल्यू है यानी जो इसके ऊपर लिखा होता है जितनी इसकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और जो इसके अंदर कमोडिटी लगी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ऊपर जो ये होता है ये फुल बॉडीड मनी होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और इसमें क्या होता है जो क्रेडिट मनी होती है इसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कम होगी। इसके अंदर सारी पेपर करेंसी आती हैं। 10 रुपये का नोट है, 50 का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, 500 रुपीज़ का नोट है या 2000 रुपीज़ का नोट है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट जो है आपकी क्रेडिट मनी है। और अब मैं आपको बताऊंगा सप्लाई ऑफ मनी। हमारे यहाँ पर जो देश है यहाँ पे मनी को सप्लाई कौन करता है, सप्लाई ऑफ मनी। तो हमारे यहाँ जो मनी सप्लाई करता है नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जितने भी कॉइन्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो कॉइन्स इश्यू करने का काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा हमारा जो देश का सेंट्रल बैंक है उस सेंट्रल बैंक जिसको हम जानते हैं आरबीआई के नाम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पेपर करेंसी इश्यू करता है। क्या करता है, पेपर करेंसी इशू करता है। इसका काम पेपर करेंसी इशू करना है। ये जितने भी पेपर नोट होते हैं केवल 1 रुपए का नोट छोड़कर सारे नोट इशू करने का ये काम करता है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जब सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है तो उसके पास 200 करोड़ 200 करोड़ का रिजर्व रखा होना जरूरी है।
और वो रिजर्व 115 करोड़ रुपए गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ 85 जो करोड़ हैं वो यूएस डॉलर की फॉर्म में हो सकते हैं। 85 करोड़ यूएस डॉलर होना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उस नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आरबीआई के पास ये रिजर्व नहीं होगा, 200 करोड़ का रिजर्व नहीं होगा गोल्ड की फॉर्म में या यूएस डॉलर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।